हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर में। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ थी उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश के, हम नोट्स को कवर कर रहे थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहां से कवर कर रहे थे। अभी तक हम इस सीरीज़ के 15 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जिनमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर किया है। तो अगर आपने अभी तक जो प्रीवियस पार्ट है उनको नहीं देखा है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन से भी आप उनको देख सकते हैं। तो आज हमारा 16वां पार्ट है और कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इस जो किताब है इसका जो एक वीडियो है वो रेगुलर में लेके आऊं, ताकि जल्दी से हमारी ये किताब खत्म हो सके। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, और बीच में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, पहाड़ी चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। देखिए, पहाड़ी चित्रकला का जो स्वर्णकाल माना जाता है वो 1786 से लेके 1805 के मध्य में माना जाता है। तो सीधा फैक्ट बेस पे क्वेश्चन है, बन सकता है कि पहाड़ी चित्रकला का स्वर्णकाल किसको कहते हैं, कहाँ पे माना जाता है, 1786 से 1805 तक। दूसरा प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो पहाड़ी चित्रकला की 3 प्रमुख शाखाओं को माना गया है। कौन कौन सी हैं? बसहुली शाखा, कांगड़ा और गढ़वाल। तो ये किसकी शाखाएं हैं? ये पहाड़ी चित्रकला की हैं। ठीक है, अगला है गढ़वाल शैली के चित्रों की जो खोज थी वो किसने करी थी। हमने ये प्रश्न ऐसे भी पढ़ा है कि मौला राम के चित्रों को दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल को दिया जाता है। और मौला राम गढ़वाली शैली के चित्रकार थे, यानी कि गढ़वाली शैली के जो चित्र हैं उनको भी खोज करने का श्रेय किसको जाता है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल को। तो ऐसे घुमा के प्रश्न ये पेपर में बन सकता है, तो ये आपको याद रखना है। इन्होंने अपनी एक किताब में इसका वर्णन किया था। इनकी किताब का नाम था गढ़वाल पेंटिंग्स। तो गढ़वाल पेंटिंग्स कब प्रकाशित हुई थी, कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है। चलिए, अगला हमारा जो प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग किसकी रचना है। तो जैसे गढ़वाल पेंटिंग है उसी प्रकार एक रचना है राजपूत पेंटिंग। ये रचना है डॉक्टर कुमार स्वामी की, और ये जो किताब है ये 1916 में प्रकाशित हुई थी। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसीलिए है, देखिए जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की किताब है वो तो बाद में प्रकाशित हुई, लेकिन उससे पहले इस किताब में गढ़वाल शैली के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया गया था। बाकी विस्तार में तो बाद में मुकुंदी लाल ने ही बताया, लेकिन थोड़ा सा इस किताब में बता दिया गया था 1916 में। तो इसलिए हमको ये याद रखनी है। ठीक है, राजपूत पेंटिंग किसकी किताब है, डॉक्टर कुमार स्वामी की। अगला है, कांगड़ा के किस शासक की बहनों का विवाह सुदर्शन शाह से हुआ था। देखिए, जो गढ़वाली चित्रकला है, जो अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि गढ़वाली चित्रकला पर कांगड़ा शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि कांगड़ा की किन 2 जो बहनें थी किस राजा की, उनका विवाह सुदर्शन शाह से हुआ था। तो किसकी बहनें थी वो? अनिरुद्ध चंद उस समय कांगड़ा पे शासन कर रहे थे 1829 में, और इनकी 2 बहनें थी जिनका विवाह सुदर्शन शाह से हुआ था। और वहीं से जो कांगड़ा का प्रभाव पड़ा गढ़वाली शैली पर वो यहीं से पड़ा। ठीक है, तो आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अगला है, मौला राम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र कौन सा है। देखिए, मौला राम का जो शुरुआती चरण का चित्र मान सकते हैं तो वो चित्र है इनका मोरप्रिय। ठीक है, तो मोरप्रिय इनका शुरुआती चरण का चित्र है। अगर हम प्रौढ़ काल की बात करें, एक अन्य काल माना गया है प्रौढ़ काल, तो इस काल में इनका एक चित्र है मयंक मुखी। ठीक है, और इनके अलावा इनके बहुत सारे चित्र हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में एलिमिनेट करने के लिए आ गया कि इनमें से कौन सा नहीं है तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारे नाम कौन कौन से, देखिए दंपति पूछा जा सकता है। दंपति जो इनका चित्र है मौला राम का, ये किसके ऊपर है, तो ये प्रद्युमन शाह और उनकी रानी का है। ठीक है, दंपति चित्र। इसके अलावा राधा कृष्ण मिलन, विप्र लंबा नायिका, सितार प्रिय, हिंडोला मस्तानी, वाशकष्टीय नायिका, उत्कंठिता नायिका और जयदेव वजीर, ये सभी रचनाएं, ये सभी चित्र किसके हैं, ये मौला राम के चित्र हैं। मौला राम का जन्म अगर आपको पूछा जाए इनका जन्म कब हुआ था, तो 1743 में श्रीनगर में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पूर्वज थे श्यामदास और हरदास 1658 में ये सुलेमान सिखों के साथ गढ़वाल में आए थे। उस समय पंवार शासक कौन था? पृथ्वीपति शाह उस समय पंवार शासक था, और ये यहाँ पे भागकर आए थे, शरण इन्होंने ली थी। मौला राम का जन्म कौन सी पीढ़ी में हुआ, प्रश्न बन सकता है। तो इनका जन्म 5वीं पीढ़ी में हुआ था। ठीक है, पहले श्यामदास, फिर दूसरी पीढ़ी हरदास, ठीक है, उसके बाद तीसरी पीढ़ी में हीरालाल हुए, चौथी में मंगतराम और 5वीं में मौला राम। चलिए, इनकी हमने रचनाएं देखी। इनकी कुछ किताबें भी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक का नाम है गढ़राज वंश काव्य। ये किसकी किताब है? ये मौला राम की किताब है। ठीक है, किसकी किताब है? मौला राम की। गढ़ गीता संग्राम, जिसको गणिका नाटक कहा गया है, तो ये भी किसकी है? मौला राम की है।
मनमत सागर, ये भी मौला राम की ही किताब है, ठीक है। और मौला राम के पुत्रों के नाम भी आपको याद रखने हैं, ज्वालाराम और शिवराम, ये मौला राम के पुत्रों के नाम हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कृष्ण लीलाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध कौन था। देखिए इनमें से कौन सा चित्रकार जो कृष्ण लीलाएं हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन था, चैतू, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, चैतू और माणकू मौला राम के बाद हुए प्रसिद्ध चित्रकार थे। माना जाता है कि ये उनके समकालीन थे, कुछ मानते हैं कि ये आगे पीछे के थे, ठीक है, समकालीन नहीं थे। हालांकि एक प्रश्न आपको याद रखना है कि चैतू और माणकू किसके दरबार में रहते थे, तो ये सुदर्शन साहा के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर यही माना जाता है कि ये सुदर्शन साहा के दरबार में रहते थे, यानी कि हम मान सकते हैं कि ये मौला राम के समकालीन थे, ठीक है। चैतू की बात करें तो चैतू कृष्ण लीलाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था और इसका एक प्रसिद्ध चित्रमाला है जो कि 13 चित्रों की इसने बनाई है। 13 चित्रों की एक पूरी सीरीज़ है, रुक्मणी हरण। और ये कहाँ रखी गई है, तो वाराणसी के कला भवन में इसको रखा गया है अभी। तो प्रश्न बन सकता है कि चैतू की जो रुक्मणी हरण चित्रमाला है वो कहाँ है अभी वर्तमान में, तो वाराणसी कला भवन में उसको रखा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के गीत गोविंद, उत्तराखंड नहीं, जयदेव, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को मैंने मिक्स कर दिया, नीचे वाला और ऊपर वाला। चलिए अगला है हमारा, जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किसने किया था। देखिए जयदेव के गीत गोविंद, कई बार प्रश्न ये भी बन जाता है गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, जयदेव हैं, ठीक है। तो इनका जो गीत गोविंद है इसकी चित्रण किया, इसका चित्रण माणकू ने करा था 1730 में, ठीक है। किसने करा था, माणकू ने। और माणकू का एक अन्य चित्र और है जो कि इंपॉर्टेंट है, आँख मिचोली। अब हमने ऊपर जो मौला राम के चित्र पढ़े, आपको उतने सारे चित्रों में 3 चित्र देगा और बीच में आंख मिचोली का चित्र घुसा देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा चित्र मौला राम का नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको उसके नाम याद होने चाहिए। तो आंख मिचोली चित्र किसका है, माणकू का है। रुक्मणी हरण किसका है, चैतू का है, ठीक है। और गीत गोविंद का चित्रण भी किसने करा, माणकू ने। अगला है उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा बनाती है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि उत्तराखंड हिमाचल की सीमा यमुना बनाती है, लेकिन यमुना गलत है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा टोंस नदी बनाती है। टोंस नदी यमुना की सहायक नदी ज़रूर है, ठीक है। तो टोंस नदी बनाती है सीमा। अगला है बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है। तो जो बौद्ध साहित्य हैं उनमें उत्तराखंड के लिए हिमवंत कहा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुरातत्व से संबंधित इष्टिका वेदिका की खोज कहाँ हुई है। तो देखिए पुरातत्व एक स्थल मिला है, पुरातत्व की खोज मिली है इष्टिका वेदिका। ये वेदिका मिली है पुरोला कस्बे से, ठीक है। पुरोला कस्बा कहाँ है, ये उत्तरकाशी जनपद में है, कमल नदी के तट पर है ये, ठीक है। तो इसकी जीवन रेखा भी इसको माना जाता है ना, कमल नदी को, तो उस नदी के तट पर है पुरोला और वहाँ से मिली है ये इष्टिका वेदिका। अगर इसका हम आकार की बात करें इस वेदिका का, तो इसका आकार उड़ते हुए गरुड़ जैसा है। तो प्रश्न बन सकता है कि जो पुरोला से इष्टिका वेदिका मिली है इसका आकार कैसा है, तो ये उड़ते हुए गरुड़ जैसा दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा आपको इसका डायमेंशन तो याद रखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप रख सकते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 24 मीटर के करीब है और जो इसकी चौड़ाई है वो 18 मीटर के करीब है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि देखिए जो इसका स्वरूप है उड़ते हुए गरुड़ जैसा, तो एक प्रश्न और बन सकता है कि ऋग्वेद में या ग्रंथों में जो गरुड़ है उसके लिए क्या कहा गया है, गरुड़ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, तो सुपर्ण। तो ये आपको याद रखना है, सुपर्ण शब्द का प्रयोग गरुड़ के लिए किया गया है इनमें। जो अन्य हमारे ग्रंथ हैं, ये जो हमारा ऋग्वेद है, सुपर्ण मतलब सोने के पंखों वाला, ठीक है। चले अगला है पिथौरागढ़ के जौहार क्षेत्र में भोटिया जाति को क्या कहा जाता है। देखिए पिथौरागढ़ का जो जौहार क्षेत्र है उनमें निवास करने वाली भोटिया जाति को शौका कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। शौका जनजाति उत्तराखंड की प्रमुख व्यापारिक जनजाति है और शौका जो हैं ये शक जाति के वंशज माने जाते हैं। देखिए ऊपर हमने बात करी कि जो इष्टिका वेदिका मिली है पुरातत्व स्थल, उत्तराखंड से और भी पुरातत्व स्थल मिले हैं जिनमें आपने पढ़ा होगा लाखू उडियार भी है, किमनी गांव भी है, गोरखा उडियार है। लाखू उडियार सुयाल नदी के तट पर है, किमनी जो गांव है चमोली जनपद में है, और कौन सी नदी घाटी में आता है, तो वो हमारा अलग पिंडर घाटी में आता है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, आप उनको हम पहले भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे शामिल नहीं किया। पुरातत्व बहुत सारे हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलें
अगला है शौका और हुणिया व्यापारियों के मध्य व्यापार किस पद्धति से होता था। तो शौका और हुणिया जो व्यापारी होते थे, हुणिया व्यापारी यानी कि जो तिब्बती लोग होते थे, तिब्बत के जो व्यापारी होते थे उनको हुण कहते थे। तिब्बत को आपको पता ना हुण देश कहा जाता था पहले। तो उनके मध्य जो व्यापार होता था वो गमग्य पद्धति से होता था, ठीक है। और इनकी कुछ अन्य प्रथाएं भी हैं और अन्य पद्धति हैं, उनको भी यहाँ पर देखते हुए चलते हैं। देखिए गमग्य पद्धति में कहीं पर यह बताया गया है कि वो एक पत्थर के 2 टुकड़े करते थे और आपस में रख लेते थे। तो उस प्रथा को यहाँ पर माना गया है सिंह चयात के नाम से। गमग्य पद्धति जो यहाँ पे बताई गई है वो ये बताई गई है इस किताब के अकॉर्डिंग कि वो उस समय क्या करते थे, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस होता था, उसी को गमग्य पद्धति कहा गया है। जो हमने गमग्य पद्धति पढ़ी है कि वो एक पत्थर के 2 टुकड़े करते थे और एक अपने पास रखते थे, एक व्यापारी को दे देते थे, तो वो उस प्रथा को यहाँ पर सिंह चयात कहा गया है। इसके अलावा कुंडाखार प्रथा भी वहाँ पे प्रचलन में थी कि वहाँ पर क्या होता था कि जो भी धार्मिक पुस्तक होती थी कोई, तो उसकी प्रतिज्ञा वहाँ पर ली जाती थी व्यापार करने से पहले, तो वो प्रथा थी कुंडाखार प्रथा। इसके अलावा छुआ चित्सिंग एक प्रथा थी, इसके तहत जो भेड़ बकरी होती थी उनकी खरीद उरीद वहाँ पे होती थी। तो ये अन्य प्रथाएं थी जो उस समय उन लोगों में प्रचलित में थी, ठीक है। चलें, अगला है राज्य के प्रमुख उद्योग। तो राज्य के प्रमुख उद्योग हैं, इनको यहाँ पर देखते हुए चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको भी हम पहले कई बार देख चुके हैं, लेकिन ये लोकेशन है, आपको ये याद रखनी है, कई बार ये पूछे जाते हैं। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये कहाँ स्थित है। देखिए ये जो नाम है, ये दोनों नाम लगभग एक जैसे हैं, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। आप इनको कैसे में याद रख सकते हैं, देखिए आप इनको ना इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश के शॉर्ट फॉर्म में। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा हमारा इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये बन जाएगा। और अगर हम इसको लिखें तो ये बन जाएगा हमारा इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। आपने दोनों को इंग्लिश में लिख लेना है। अब आपने देखना है, यहाँ पर आपको डी दिखा तो डी से सीधा देहरादून कर दीजिए, देहरादून यानी कि ऋषिकेश। यहाँ पर आपको एम दिखा, एम से यानी कि मोहान यानी कि अल्मोड़ा। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा अगर आपको एग्जाम में ये दोनों देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री है, ये रानीखेत में स्थित है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, ये ऋषिकेश में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, पेपर में पूछा जा चुका है, रानीबाग नैनीताल में है। वैक्सीन फैक्ट्री कहाँ है, ये पटवा डांगर नैनीताल में है। मैग्नेसाइट कारखाना, ये झिरौली क्षेत्र अल्मोड़ा में है। और पिथौरागढ़ का जो चंडाक क्षेत्र है वहाँ पर ये स्थित है, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, पेपर में पूछा जा चुका है, लैंसडॉन पौड़ी गढ़वाल में ये स्थित है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था शुरू में कि मैं एक प्रश्न आपको पूछूंगा और कमेंट करके आपने मुझे आंसर करना है। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि राज्य में जो सबसे पहले गंडक की खोज हुई थी रूपगंगा घाटी से, वो किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि रूपगंगा घाटी से सर्वप्रथम गंडक की खोज कब हुई थी, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न है यहाँ पर, रेशम सहकारी संघ कहाँ स्थित है। देखिए रेशम सहकारी संघ ये स्थित है प्रेमनगर देहरादून में। अगला है, भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये जो अधिनियम था ये पारित किया गया 2006 में। और इसके तहत ये किया गया कि जो सूक्ष्म उद्यम होंगे, जो शॉर्ट हमारी इंडस्ट्रीज़ होंगी, शॉर्ट सूक्ष्म, तो उनके लिए जो सीमा कर दी वो कर दी 25 लाख तक। यानी कि 25 लाख तक की लागत वाले जो उद्योग हैं वो किस में आएंगे, वो सूक्ष्म उद्योग में आएंगे। लघु उद्योग में आएंगे 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक, और मध्यम उद्योग में आएंगे 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अधिनियम कब आया था, 2006 में आया था। इसके अलावा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति भी आई थी, ये आई थी 2008 में, ठीक है, पूछा जा सकता है। ब्रिटिश शासनकाल में कुल कितने भूमि बंदोबस्त किए गए थे। देखिए ब्रिटिश शासनकाल में कुल मिलाकर 11 भूमि बंदोबस्त किए गए थे। पहला भूमि बंदोबस्त 1815 में गार्डनर ने करा था और अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 में इबर्टसन ने करा था। तो इस दौरान ब्रिटिश काल में कुल 11 भूमि बंदोबस्त हुए थे, ठीक है। और अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें तो आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल एक भूमि बंदोबस्त किया, पहला भूमि बंदोबस्त, और यही आखिरी भूमि बंदोबस्त था जो कि 1960 से 1964 के बीच में किया गया था। तो टोटल कितने हो गए, 12। लेकिन पूछेगा आज़ादी के बाद कितने करे, तो एक, अंग्रेज़ों ने कितने करे, 11, और कुल कितने हुए, 12, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जब अंग्रेज़ों ने, जब बैकेट उस समय थे, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे बैकेट, तो भूमि का सही क्षेत्रफल निकालने के लिए इन्होंने एक
नई तकनीक निकाली डोरी पैमाइश। तो डोरी पैमाइश का जो तरीका था ये किसने निकाला था? ये बेकेट ने निकाला था जब इन्होंने भूमि बंदोबस्त किया था यहाँ पर, ठीक है। और जिस डोरी से वो पैमाइश करते थे यानी कि उसको नापते थे उसे ज़रीब कहा जाता था। तो ये भी पेपर में प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और बाकी जो ये आखिरी वाला प्रश्न है हमारा, इसमें हमने बात करी कि आखिरी जो भूमि बंदोबस्त वो 1960 में 1964 के मध्य में किया गया। इस भूमि बंदोबस्त के बाद उत्तराखंड में एक एक्ट लागू किया गया जिसका नाम था कूजा एक्ट। कूजा एक्ट यानी कि कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट, ठीक है। तो ये एक्ट 1960 में बना था और इसको उसके बाद उत्तराखंड में लागू कर दिया गया। तो प्रश्न बन सकता है कूजा एक्ट कब पारित हुआ? 1960 में ये पारित हुआ था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमने अभी तक जो लगभग 350 से ज़्यादा जो पेजेस हैं किताब के उनको हम कवर कर चुके हैं और लगभग 650 क्वेश्चंस को हम यहाँ से कवर कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, किसी फ्रेंड ने कमेंट किया था कल की वीडियो में कि जो जागेश्वर में विमान है तो वो विमान कैसे है, कैसे मतलब उनका अर्थ क्या है विमानों का। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक उन विमानों के बारे में किसी भी जो हमारे इतिहासकार हैं या जो भी हमारे राइटर्स हैं किसी ने भी उनके बारे में डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा है। लेकिन वो प्रश्न हम मेरे को 2 से 3 किताबों में मिला और नेट पे भी मुझे वो कई बार मिला कि जागेश्वर में जहाज़ों का निर्माण या विमानों का निर्माण किसने करवाया है। तो वो करवाया है निम्बरदेव ने। आपको केवल वो लाइन याद रखनी है, वही हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और अभी वो विमान कैसे विमान हैं, कैसे वो दिखते हैं, क्या वो सांकेतिक रूप से बताए गए हैं, किस रूप से उनको बताया गया है, जब मुझे मौका मिलेगा वहाँ पे जाके देखने का मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी केवल जो जितने भी सोर्सेस हैं उत्तराखंड के स्टडी से रिलेटेड हर जगह पर केवल आपको वही देखने को मिलेगा कि जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने करवाया था? वो निम्बरदेव ने करवाया था। किस प्रकार के हैं, जो अल्मोड़ा के हैं, जो वहाँ पे विजिट कर चुके हैं वो बेहतर बता पाएंगे। अगर आप में से कोई अल्मोड़ा का है तो ज़रूर बताएं कि ये वो जो निम्बरदेव के हम पढ़ते हैं विमान वो किस प्रकार के हैं, सांकेतिक रूप से हैं या वहाँ पे उन्होंने सच में कोई विमान बनाए हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।